नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो बच्चों, हमने वितान पाठ शुरू किया है और वितान में दो जो पाठ हमने पहले पढ़ लिए थे टर्म 1 के। तीसरा पाठ हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान की, नहीं सॉरी, अतीत में दबे पांव। अतीत यानी भूतकाल में दबे हुए जो खंडहर है उनको दबे पांव कहा गया है। तो उनके बारे में जानकारी ले रहे थे, हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने लगभग 2-1 पेज पढ़ लिए थे, 2 पेज के आसपास पढ़ लिए हैं हमने। और तीसरा पेज हम पढ़ेंगे, तीसरी बात हम पढ़ेंगे जो है पेज नंबर 38 से 38 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ, मौसम जाड़े का था। अर्थात लेखक बता रहे हैं वहां पर गए घूमने, जांच करने, क्या नाम से, रिसर्च करने, तो वहां की बात को कर रहे हैं कि मौसम जाड़े का था। जाड़ा होता है ठंड, जाड़ा बोलते हैं ठंड को, अर्थात सर्दी का समय था। सर्दी के समय में लेखक वहां पर गए हुए थे। पर दोपहर की धूप बड़ी कड़ी थी। हाँ, जो दोपहर हो गई जाड़े के अंदर, वो थोड़ी तीखी थी, थोड़ी कड़ी थी। और सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई। अर्थात थोड़ा मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी हम गए और वो जो क्या नाम से ठंड है, वो धूप है, वो हमको अच्छी लग रही थी। यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। अर्थात राजस्थान के उधर क्या नाम से आगे जाएंगे, पंजाब प्रांत है, सिंध प्रांत है, तो ज्यादा दूरी नहीं है, तो मिलता जुलता है इस इलाका है, समय है, वो जगह है। वो रेत के टीले नहीं है, अर्थात वहां पर रेत के ढेर नहीं है। रेत है लेकिन बिछी हुई है, लंबी चौड़ी बिछी हुई रेत है। खेतों का हरापन यहाँ है, अर्थात खेत है, फसलें उगी हुई है, हरापन है। मगर बाकी वही खुला आकाश, सुना परिवेश, धूल बबूल, ज्यादा ठंड, ज्यादा गर्मी। अर्थात इस तरह का है, कहीं ज्यादा धूल पड़ रही है, कहीं ज्यादा सर्दी पड़ रही है, कहीं ज्यादा गर्मी है। जैसे राजस्थान में होता है ना, सर्दी गर्मी, बरसात। बरसात तो उधर कम होती है, लेकिन होती है तो अच्छी होती है। तो इस तरह का मौसम वहां पर है। मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है, अर्थात अलग तरह का ये मौसम है। तो धूप है, अलग तरह की है, अच्छी लग रही है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंध की धूप जो जाती है, अर्थात तीखी है। सिंध प्रांत की जो वहां क्या राजस्थान से आगे का जो हिस्सा है वो सिंध का है। उस सिंध की जो धूप पड़ती है वो बड़ी चकाचौंध करने वाली है। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में जरूरी पुर्जे न घुमाएं, तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों के रंग उड़े हुए हो। अर्थात घुमाना पड़ता है कि कैसा दृश्य है, लेना है, कैसी तस्वीर लेनी है, वहां पर उसी हिसाब से उसको सेट करना पड़ता है। पर इससे एक फायदा हुआ, देखा कहते हैं कि हमको वहां पर एक फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? हमें हर दृश्य पर नजरें दोबारा फिरानी पड़ती, हमें हर दृश्य पर नजरें दोबारा देखना पड़ता है कि फोटो अच्छा आया नहीं आया, दृश्य कैसा है आदि। इस तरह बार बार निहारे तो दृश्य जेहन में ऐसे ठहरते हैं मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताजा करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। अर्थात एक बार में जब देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो ऐसा होता है कि हम अक्षर देख लिया, हमारी अनुभूति अच्छी हो गई, हमारे मन मानस में अच्छी तरह से बैठ गया। जो क्या नाम से दृश्य बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है। स्तूप वाला चबूतरा मोनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। अर्थात मोनजोदड़ो जो जगह है, जो जहाँ पे खुदाई हो रही है, वहां पर स्तूप जो काय का बहुत भगवान बुद्ध का जो स्तूप है, मठ है, वो बना हुआ है। और वह क्या नाम से वहां पर एक अलग हिस्से में बना हुआ है। जो स्तूप बनाया गया है, किताब में दे रखा, देख सकते हैं आप, वहीं का फोटो है। तो ये है, तो उसको देखने गए वहां पर, है ना। स्तूप वाला चबूतरा, चबूतरे के ऊपर बनाया गया है। अर्थात हर मकान वहां पर चबूतरे के ऊपर बनते हैं, क्योंकि पानी से बचने के लिए, पानी के अंदर नहीं आ जाए उससे सुरक्षा के लिए, वो अलग हिस्से में स्थित है। अब मंदिर वगैरह जो होते ही है, हमें हमेशा गांव में, शहर में अलग हिस्से में बनाए होते हैं। इस हिस्से का पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। अर्थात जो भी पुरातत्व के जानकार है, प्राचीन चीजों के जानकार है, इतिहासकार है, वो ऐसी चीजों को क्या नाम से, गढ़ के नाम से कहते हैं।
जानते हैं। आज भी पुराने जो हमारे राजस्थान के अंदर जो किले हैं, महल है, पुराने ढह गए, उनको गढ़ी कहते हैं। कहाँ पर है? गढ़ के अंदर है ना, गढ़ कहते हैं। तो इस प्रकार से पुरातत्व के लोग जो उस बौद्ध स्तूप को गढ़ कहा करते थे। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र स्थित होते हैं। अर्थात चार दीवारी जो शहर का जो होता है, बीच का हिस्सा होता है, वहां पर इस प्रकार से जो अपनी जो मुख्य चीजें हैं, राज सत्ता की हुई या धर्म सत्ता की हुई, वो बीच में बनी हुई होती है। चाहे मंदिर हो, भवन हो, सभा भवन हो, पंचायत भवन हो, राजभवन हो, सत्ता के केंद्र है, तो ये अवस्थित है। चाहे वो राज सत्ता हो या धर्म सत्ता, अर्थात राज सत्ता में राजसभा हो, राज्यसभा का मंत्रियों का इनका बैठने का स्थान हो, या धर्म सत्ता, धर्म की जो चीजें हैं, मंदिर है और क्या नाम से जो भी चीज बनी हुई है पुरानी, वो क्या नाम से इस स्थान पर बनती है। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते हैं, और जो बाकी जो शहर है उनके बीच से थोड़ा आसपास जगह छोड़ करके और दूर तक बसे होते हैं। क्या ये रास्ता भी दुनिया को मोड़ उन्होंने दिखाया? अर्थात जो आजकल भी हम इस तरह चीजें बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, जो भी चर्च बनाते हैं, ये उसी प्रकार से अलग ही बनाते हैं। तो क्या ये भी हमने वहीं से सीखा है? क्या वही की देन है? सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में है। अर्थात जो भी वहां पर बने हुए हैं, जो भी दुनिया भर की प्रसिद्ध इमारतें, जो भी अहम चीजें हैं, चाहे वो मंदिर हो, स्तूप हो, क्या नाम से राज सत्ता के जो केंद्र हो, सभासद हो, बैठने के स्थान हो, सचिवालय हो, ये प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में बने हुए हैं। इनमें प्रशासनिक इमारतें हैं। प्रशासनिक इमारतें जैसे सभा भवन है, और क्या नाम से जो सभासद है, जो चयनित जो लोग जाते हैं राजा के, वहां बैठते हैं। सभा भवन, ज्ञानशाला, जो विद्यालय हो, ज्ञान देने की जो कुछ चीजें हो, जैसे कोई सामाजिक जो चीज हो, क्या नाम से बने वहां पर होती है। कोठार, कोठार जिसमें अनाज भरते हैं, अर्थात कोठार का मतलब होता है कोठियां जिसके अंदर भरा जाता है, वो ऐसे एक स्थान पर एक साथ ही बने होते हैं। वह अनुष्ठानिक महाकुंड भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफी माना जाता है। और जो सब क्या नाम से वहां पर एक साथ नहाने की परंपरा रही होगी पहले, अर्थात अनुष्ठानिक धार्मिक जो महाकुंड इसको बोलते हैं, जहाँ पर कोई चीज है जो क्या नाम से दिन आता है, वार आता है, क्या नाम से अच्छा समय आता है, तो सारे मिलकर के एक साथ नहाते हैं। तो वो भी वहां पर बना हुआ है, वो काफी अकेला है, बड़ा है काफी। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नजदीक बच रहा है। अर्थात और चीजें तो खंडर हो गई है, और चीजें तो बिगड़ गई है, और जो का तो वास्तविक जो जैसा स्वरूप वो नहीं रहा है, लेकिन जो कुंड है वो आज भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है, वहां पर वैसा ही बचा हुआ है। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई है कि कल्पना और बरामद चीजों के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाजा भर लगाया जा सकता है। अर्थात जो बाकी चीजें हैं वो खंडर हो गए हैं, कि वो 500-5000 साल पुरानी जो संस्कृति है, सभ्यता है, और इतना समय तक, आजकल तो 100-2 साल में, 50 साल में क्या नाम से कोई चीज खंडर हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपना जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या नाम से उसका नहीं रहा है। लेकिन उससे हम वास्तविक स्वरूप का पता लगा सकते हैं कि ऐसी जगह रही होगी, ऐसे महल रहे होंगे, ऐसे मकान रहे होंगे, ऐसे जो हर चीजें वहां पर सड़कें बनी रही होगी, वो वैसी की वैसी है। तो उनसे अंदाजा लगा सकता है, उनके द्वारा अध्ययन कर सकते हैं, कि उस काल में ऐसे लोग रहते हैं। वह एक नियोजित संस्था थी, नियोजित के नाम से समाज था वहां का, और वो समाज के नाम से इस प्रकार से रहता होगा। तो ये सारा अंदाजा, सारा अनुमान हम चीजों को देख करके आसानी से लगा सकते हैं। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। अर्थात नगर नियोजन, जो आज के नगर नियोजन है, वो हो सकता है वही से सीखे हो या वही के हुआ हो, उससे भी आज की जो उससे भी बढ़िया क्या नाम से नगर निर्माण है वहां पर हो रहा है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भाप सकते हैं। अर्थात जो बड़ा चबूतरा है, जो मठ है बने हुए हैं वहां पर, उसे हम लगा सकते हैं कि कितना व्यवस्थित, कितना अच्छे ढंग से, कितने अच्छे तरीके से वो क्या नाम से शहर बसा होगा, बसाया हुआ वहाँ। अर्थात आज जिसे हम बसाते हैं, मंदिर हो, क्या नाम से पार्क हो, कॉलोनी के अंदर क्या नाम से बनती है नगर नियोजन के द्वारा, तो वैसे ही क्या नाम से वो पर वहां पर बना हुआ है।
इमारतें भले खंडरों में बदल चुकी है, अर्थात जो इमारतें हैं, जो वहां की अच्छी इमारतें रही होगी, वो आज खंडर जैसी हो गई है, बदल चुकी है। मगर शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडर काफी है। अर्थात उन खंडरों को देख करके और उन सड़कों को देख करके, गलियों को देख करके हम अंदाज लगा सकते हैं कि आज जिस प्रकार के शहर हमारे हैं, जिस तरह की वास्तुकला हमारे यहाँ की है, जिस तरह की नगर नियोजन की कला हमारे यहाँ की है, उससे भी बढ़िया, उससे भी अच्छी कला, अच्छी का नाम से तरीके से वो वहां पर शहर बसा हुआ था। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी है या आड़ी है, अर्थात या तो सीधी जा रही है, सीधी जाकर के घूम जाती है, आड़ी हो जाती है ना। आज वास्तुकोर इसे ग्रीन प्लान कहते हैं, अर्थात मकान निर्माण की, भवन निर्माण की जो कला है उसी को कहते हैं कि जिस प्रकार से आज की जो कला है, आज जिस प्रकार से मकान बनाए जाते हैं, इस तरह से मकानों का निर्माण किया जाता है, उसी कला के अनुरूप वो सारी चीजें बनी हुई हो। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन वह रहन सहन को निरस बनाता है। कहाँ बना हुआ मकान बन गया, कोई सड़क नहीं है, बीच में क्या हो गया, ऐसा वो अच्छा नहीं लगता हमको। कॉलोनी हो तो अच्छी लगती है, कॉलोनी के नाम से सड़कें अच्छी हो, मकान जिसे बने हो, पार्क हो, मंदिर हो, और क्या नाम से जो राजकाज की जो सभागार हो, कोठार हो, ये सबका अपना अपना तरीका है। तो ये बने हो तो अच्छे लगते हैं ना, लेकिन वो रहन सहन को बनाता है। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज्यादा हाथ लगती है। ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रीड शैली के शहर है, अर्थात जो चंडीगढ़ आज बना हुआ है वो उसी शैली का बना हुआ है। जो क्या नाम से वो वहाँ पाकिस्तान के शहर है इस्लामाबाद, वो भी उसी तरह का बना हुआ है। और क्या नाम ब्रासीलिया जो है, ये भी उसी तरह की, उसी प्लान का बना हुआ है। जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, जो अच्छे शहरों में जिनकी नाम आती है, जो रहना चाहते हैं लोग, वहां पर बड़े महंगे शहर है, वहां पर हर आदमी का वो रही है, लेकिन जो भी रह रहे हैं वो अच्छा लगता है वहां पर, क्योंकि पूरा नगर नियोजन के हिसाब से बना हुआ है कि नगर कैसे बनते हैं, नगरों के क्या सीमा होना चाहिए, किस तरह की सड़कें होना चाहिए, किस तरह के व्यवस्था होना चाहिए, पार्क कहाँ होना चाहिए, है, और मकान किस तरह बनना चाहिए, जो राजकाज की जो साधन है, जो क्या नाम जो माध्यम है, वो कहाँ बनने चाहिए, ये आदि चीजें वहां पर हम देख सकते हैं। लेकिन उनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कारण कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। चीजें हैं जानने की, बने होंगे, कैसे बने होंगे, क्या होगा, और आज की क्या जो बना रहे हो कैसे क्या होगा, इनमें बड़ी शंकाएं होती है ना। लेकिन फिर भी वो जो जैसा बना हुआ है, उसी के अनुरूप आज की जो शहर है, ये बने, जो नाम दिया गया है, वो वैसे ही बने हुए हैं। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना की, अर्थात मोहनजोदड़ो के जो लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे लोग होंगे और सभ्य लोग होंगे और क्या नाम से अनुशासन में जीने वाले लोग होंगे, तो इस प्रकार की स्थापना थी वहां की। और लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी, अर्थात वहां के लोग जो उसको बनाते थे, वो किसकी भूमिका है, किसने बनाया होगा, कैसे किया होगा, लेकिन ये सोचने की, अध्ययन करने की, रिसर्च करने की बातें हैं। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे, अर्थात स्तूप वाला चबूतरा जो है, बौद्ध स्तूप है, उसके पीछे गढ़ और उसके ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। बड़े लोग जो रहते हैं, हमारे आज भी होता है, बड़े लोग अलग कॉलोनी है, कोटा शहर के अंदर क्या नाम सिविल लाइन है, तलवंडी में बहुत से मकान बने हुए हैं, तो उनके अपने पैसे हैं, अपना हिसाब उनका रहने का, अपने मकान है, अपना तरीका है, तो वहां भी एक अलग से उनकी बस्ती बसी हुई थी। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है और 5 किलोमीटर दूरी पर वहां पर सिंधु नदी का निकास हो रहा है, सिंधु नदी वहां से बहती है। पूरब की इस बस्ती से दक्षिण तक तरफ नजर दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाए तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडर हर दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है, वो कामगारों की बस्ती है। कामगार होते हैं छोटे जो काम करने वाले मजदूर वर्ग, अर्थात मजदूर लोगों की बस्ती बनी हुई थी। आज भी हमारे यहाँ से शहरों में बसे होते हैं, बेचारे बड़ी जगह नहीं रह पाते हैं, पैसे वाले एक साथ रह सकते हैं, अच्छे कॉलोनी रह सकते हैं, अच्छी कॉलोनी मकान बनाते हैं, लेकिन छोटे लोग जो है, गरीब लोग हैं, उनका अपना इलाका है, अपना एरिया है, उसी प्रकार से वहां भी छोटे लोगों, कामगार जो लोग हैं, मजदूर जो लोग हैं, उनकी बस्ती बनी हुई है। कहा जा सकता है कि इतर वर्ग की, इतर मतलब जो अन्य वर्ग, जो छोटा वर्ग है,
संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे, अर्थात वर्ग पहले भी थे, आज भी थे, और वर्ग व्यवस्था हमेशा चली आ रही है, तो उस जमाने में भी वर्ग रहे होंगे, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग। आज भी हमारे यहाँ उच्च वर्ग है, अभी जाते हो उच्च बोलते हैं। मध्यम वर्ग जो है वो भी है, और निम्न वर्ग भी हमारे यहाँ होता है, मजदूर वर्ग के जो लोग होते हैं, तो ये रहे होंगे। लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? होगा, निश्चित रूप से होगा। निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5000 साल टिक सके, 5000 साल तक क्या नाम से वो बने रहे, चले रहे, टिक सके। उनकी बस्तियां और दूर रही होगी। यह भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके की 1/3 हिस्से की खुदाई हो पाई है। अर्थात 100 साल में हम खुदाई काम चल रहा है, रिसर्च का काम चल रहा है, जो जानकारी ली जा रही है, वो 100 साल में अब तक 1/3, 1/3 ही खुदाई हो पाई है। अभी तो बहुत संभावना है, बहुत क्या नाम से जगह है, बहुत क्या नाम से हम खुदाई कर सकते हैं, बहुत रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन उतना टाइम चाहिए, उतना समय चाहिए। कर रही सरकारें, और बंद हो गई, अब बंद कर दिए, कहाँ तक खुदाई जाए? अर्थात सरकार ने बंद कर दिए कि खुदाई कहाँ तक की जाए, जितना खुदा है, जितना आपने रिसर्च किया है, जितना क्या नाम से जांच की है, जितनी खोज की है, वही काफी है। हम पहले स्तूप के टीले में महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे, अर्थात जो महाकुंड है वहां पर, जिसको महाकुंड कहा जाता है, बड़ा कुंड जिसको पानी इकट्ठा होता था, पानी नहाने का, तो उसकी ओर गए हम, है ना। दाएं तरफ एक लंबी गली दिखती है, अर्थात दाएं ओर घूमे तो वहां एक लंबी सी गली जा रही थी। इसके आगे महाकुंड है, वहां देखें तो वो महाकुंड वहां पर आगे मिलेगा। पता नहीं साया से या संयोग है कि धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम देवमार्ग डिविनिटी स्ट्रीट रखा है? पता नहीं साया से संयोग या लोगों ने रखा है उसने, लेकिन है उसका नाम। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग रहा, सामूहिक रूप से नहाना, सामूहिक रूप से स्नान करना अंग्रह होगा। आज भी जैसे हमारे बहुत सी जगह नहाते हैं, कुंभ लगता है, मेला लगता है, या कोई अच्छे वार होते हैं, तो सब सामूहिक रूप से सुबह जाते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं। तो हो सकता है वहां भी सामूहिक रूप से नहाने का कोई अनुष्ठान होगा लोगों का। कुंड करीब 40 फुट लंबा है और 25 फुट चौड़ा। 40 तो लंबा हो गया, 25 फुट उसकी चौड़ाई हो गई, इतना लंबा वो वहां का कुंड है। गहराई 7 फुट है, और जो गहरा है वो 7, ज्यादा गहरा नहीं है, 7 फुट ही है। कुंड में उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां उतरती है, अर्थात उधर से भी सीढ़ियां उतरती है, और दक्षिण साइड से भी सीढ़ियां उतरती है, उत्तर से भी सीढ़ियां उतरती है ना। तो वहां आमने सामने उतर के हम नहा सकते हैं। इसके 3 तरफ साधु कक्ष बने हैं, और जो तीनों ऊपर आसपास है जो साधु जो लोग हैं उनके कमरे बने हुए हैं, वहां पर वहीं रहा करते होंगे। उत्तर में 2 पात में 8 स्नानघर है, अर्थात उत्तर दिशा में ऊपर जो देखेंगे तो स्नानघर भी वहां बने हुए हैं। इनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता, अर्थात आपस में एक दूसरे के जो दरवाजे हैं वो एकदम सामने नहीं करते हैं, नहीं दिखते हैं, खुलते हैं, है ना। सिद्ध वास्तुकला का ये भी एक नमूना है, अर्थात अच्छी वास्तुकला, अच्छी भवन निर्माण कला का भी एक, ये क्या नाम है, इसको हम कह सकते हैं। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमा हुआ है, अर्थात जो ईंटें हैं जिनसे कुंड बना हुआ है, आज भी ईंटों के रूप में बना हुआ है। पक्की ईंटें जिसको क्या नाम से, जो मिट्टी की बना करके जिनको क्या नाम से पकाया जाता है, अर्थात पक्की ईंटों का ही कुंड बना हुआ है। कुंड का पानी रिस न सके, पानी अंदर जो भरा हुआ है वो नीचे नहीं जा सके, बाहर उसका पानी क्या नाम निकल ना सके, बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में ना आए, और बाहर का जो पानी है, बेकार का पानी, अशुद्ध पानी है, वो अंदर ना आए। इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल होता है। आज जो आज तो सीमेंट हो गया, उस समय चिरोड़ी होती होगी, चूना जो होता है, चूना और रेता जो मकान बनते थे वो बड़ा मजबूत होता था, तो उसके लेप किया गया है, उससे बनाया गया है, इस्तेमाल किया गया, उसका प्रभाव क्या नाम से वहां पर किया। पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है, पीछे की दीवार है, और उसके साथ साथ तो अन्य दीवार खड़ी की गई है। दोहरे घेरे वाला ये अकेला कुआं है, अर्थात दोहरे, 2 घेर वाला ये अकेला कुआं है जो कुंड है ना। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना जाता है, अर्थात ये भी कोई धार्मिक काम में लिया जाता होगा। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां है, अर्थात कुंड से जो बाहर पानी जाए निकाले उसके लिए भी नालियां बनी हुई है, ऐसा नहीं कहीं फेंक दिया, कहीं नहीं फेंका, वो नालियों में डालते हैं, नालियों के बाद द्वारा बाहर पानी चला जाता है। इनकी खासियत यह है कि पक्की ईंटों से बनी है
और ईंटें से ढकी हुई है। अर्थात वो जो नालियां है वो पक्की जो अच्छी पकाई हुई ईंटें हैं, ईंटें आप जानते हैं, उन ईंटों से बनी हुई है और उनके द्वारा ही वो पानी जाता है और ईंटों से ढक रखी है। अर्थात ऊपर कोई वो नहीं है, पानी अंदर अंदर निकल जाता है। आजकल भी होती है, तो आजकल तो चली रही है सब जगह है हमारे यहाँ। तो ऐसी वो नालियां वहां पर कुंड के आसपास बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं, चित्र दे रखा है इसके अंदर। ये इसके अंदर जल निकासी का उन्नत प्रबंध जो सिंधु घाटी की अनूठी विशेषता है। अर्थात इस तरह की जो विशेषता है वहां पर, जो आज की विशेषता है, वो आज जो हम करते हैं वो 5000 साल पहले लोगों ने वहां कर रखी है। तो ये है पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी गई है। अर्थात पकी हुई जो ईंटें हैं, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करना, धूसर ईंटें धूल मिट्टी से बनी हुई जो पकी हुई ईंटें हैं, वो विशिष्ट पहचान मानी गई है। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी प्राकृतिक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर करते हैं। अर्थात नालियां बहती है, खुली हुई नालियां नहीं है। खुली नालियों में मच्छर पैदा होंगे, जानवर पैदा होंगे, कीड़े मकोड़े आएंगे, लेकिन नालियां ऐसी जिनको ढक दो, ऊपर से ढकी हुई नालियां, घरों के सामने, मकानों के सामने, शहर के अंदर जहाँ भी कोई चीज आ रही है, वो वहाँ की विशिष्ट पहचान है एक तरह की, जो प्राकृतिक विद्वान है उन्होंने मानी है। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त, पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता। अर्थात उससे पहले का इतिहास पता भी नहीं है या नहीं है, या है तो वहां पर ऐसा जो पानी निकासी का अच्छा बंदोबस्त, अच्छा व्यवस्था पहले के इतिहास में नहीं देख सकते। महाकुंड के बाद, जब महाकुंड देखा, महाकुंड देखने के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। गढ़ जो होता है उसको स्तूप बना हुआ है, वहां जो हमने भ्रमण लगाया, वहां की देख की। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कोठार जिसमें अनाज भरते हैं, कोठार भंडार, जिसके अंदर अनाज भरा जाता है। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता होगा। अर्थात जो राज सत्ता वहां की या जो भी शासन प्रणाली है, जिसे भी अनाज लिया करते होंगे, वो अनाज आता होगा, वो अनाज को कोठों के अंदर भर दिया जाता होगा। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियां और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया जाता है गया है। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। अर्थात कतारों के बाहर जो एक सड़क से जा रही है, वहां पर क्या नाम से बैलगाड़ियां आती होगी माल लेकर के, जो भी क्या नाम से रसद जो है, जो सामान है, जो कर का जो के रूप में, जो टैक्स के रूप में जो गेहूं वगैरह ले जाता होगा, उसको भर करके, तो उसके भी हमको वहां पर प्रमाण मिले हैं। उत्तर में एक गली है जहां बैलगाड़ियों का जिनके प्रयोग का साक्ष्य मिला। जो गली है, उस गली के अंदर क्या नाम से सड़क सी है, और वहां पर बैलगाड़ियां आती रहती होगी, जाती रहती होगी माल लेकर के। ढुलाई के लिए आवागमन होता होगा। अर्थात ढुलाई, माल को लेके आना, माल को जाना, रखना, कोठार में डालना, ये सारे वहां पर आवागमन जिसे होता होगा, ये भी मिला है। इसी तरह, ठीक इसी तरह का कठोर कोठार हड़प्पा में भी पाया गया था। जो वहां से थोड़ी दूर पर हड़प्पा एक जगह है, उस हड़प्पा में भी क्या नाम से इस तरह का सेम क्या नाम कोठार हमने देखा है। तो ये चीजें उन्होंने, हमने जो वहां पाई है। अब ये जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं, उन्नत खेती भी होती होगी। अर्थात वहां के लोग जो व्यापार नहीं करते थे, बल्कि अच्छी खेती भी किया करते होंगे, अच्छी फसलें भी उगाते होंगे। व्यापार तो मतलब केवल व्यापार करना है, खेती तो छोड़ दो, लेकिन वो खेती भी करते हैं, अच्छी खेती करते होंगे। बरसों ये माना जाता रहा कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे। हाँ, लोग कहते थे कि भाई वहां अन्न नहीं उगाते, वो तो केवल व्यापारी का काम करते थे, सारे व्यापारी थे। अर्थात व्यापारी माल को जैसे लाना, वैसे लाना, जैसे बेचना वैसे बांटना ही क्या करते थे। क्योंकि काफी जनसंख्या थी, 50,000 जनसंख्या थी उस जमाने में वहां की, है ना, तो क्या करते थे, लेकिन उनका आयात हुए, हाँ, उसका आयात करते थे। लोग अन्न उपजाते नहीं थे, लोग अन्न बाहर से लाते थे। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित कर दिया। अर्थात नई जैसे रिसर्च हो रही है, नई जो जानकारियां मिल रही है, नई जो खोजें हो रही है, उससे ये सब निर्मूल हो रहा है कि नहीं, वहां के लोग खेती करते होंगे और अच्छी खेती करते होंगे। बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वो मूलतः खेती हर और पशुपालक सभ्यता थी। अर्थात वो कहते हैं कि वहां पर क्या नाम से खेती भी करते थे और पशुओं को भी पालते होंगे। तो इस तरह की जांचें, इस तरह की जो रिसर्च वो नए वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने की है। लोहा शुरू में नहीं था।
अर्थात लोहा वहां पर शुरू में नहीं था। पत्थर और तांबे का बहुत आई थी, अर्थात पत्थर की ही जो सामग्री थी, पत्थर की जो चीजें थी वह थी, और क्या नाम, तांबा, तांबा ज्यादा चलता था, तांबा ही वहां पर मिलता था। पत्थर सिंध में ही था, अर्थात पत्थर का जो खाने हैं या पत्थर का जो काम है, पत्थर की जो चीजें हैं बनी हुई, वह क्या नाम से सिंध में थी। तांबे की खाने राजस्थान में थे, और तांबा जो हमारे राजस्थान में वो करता था। इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे, अर्थात तांबे के जो क्या नाम से उपकरण है, हल है, कुली है, क्या नाम से जो फसल को करने में काम में लिए जाते हैं जो संसाधन, वो सारे तांबे के थे। जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते हैं। चकमक होता है, पत्थर होता है, उसको रगड़ो तो क्या नाम से क्या है, उसकी आग निकलती है और जल जाती है, और उससे और भी अन्य जो चीजें बनती है। लकड़ी के उपकरण भी इस्तेमाल होते हैं, लकड़ी से भी कुछ चीजें हैं जो साधन है वो मिलते हैं कहाँ पर, मिस्र और जो सुमेर जो है वहां पर। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। रबी होती है ना, रबी और खरीफ। रबी में होती है क्या नाम से, कपास है, कपास की फसल होती है। गेहूं है, गेहूं भी रबी में होता है। जो भी रबी में होता है, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिलते हैं, अर्थात ये चीजें वहां पर मिलती है। गेहूं मिलते हैं, मिले हैं वहां पर, और चने भी मिले हैं, चने भी काफी हुए हैं। वह सभ्यता का तर युग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया, अर्थात सभ्यता परिपूर्ण थी वहां पर। अच्छी फसल हुआ करती थी, अच्छे गेहूं होते थे, अच्छे जौ होते थे, अच्छी सरसों होती थी, अच्छी मटर होते थे, अच्छे चने होते थे। लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो गई सभ्यता, और एक तरह से आज खंडर रह गई है, सूखा बन गया, वो सूखे में बदल गई है आज की ना। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती है? तो ज्वार भी होता है, बाजरा भी होता है, ये मक्के भी होती थी वहां पर। लोग खरबूजे, तरबूज, अंगूर भी उगाते थे, अर्थात खरबूजे की फसल भी होती थी वहां पर। खरबूजा होता है जानते हैं आप, तरबूज जानते हैं, अंगूर तो आप जानते ही हैं। ये भी फसलें वहां पर लोग किया करते थे। झाड़ियों से बेर जमा करते थे, झाड़ियां होती है जहाँ बेर के होते हैं, बेर आते हैं, झाड़ी वाले बेर है, वो भी होते थे। कपास की खेती भी होती थी, अर्थात कपास भी वहां पर पैदा किया जाता होगा। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिलते, कपास के बीज वहां नहीं मिले, लेकिन कपास का जो कपड़ा है जिसमें वो बनता है वो मिला है, और उन्हें परखा गया है। कपास के बीज तो नहीं, पर सूती कपड़ा मिला था। सूती का जो कपास जो कपड़ा बनता है वो प्राप्त हुआ है। ये दुनिया में सूत के दो सबसे पुराने नमूनों में से एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है, जो जॉर्डन में मिला है, अर्थात कपास से बना हुआ कपड़ा जो सूती कपड़ा है वो जॉर्डन की मिला 3000 साल पहले है ना। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी, अर्थात मोहनजोदड़ो जो शहर है वहाँ सूत की कताई करते थे, बुनाई करते थे, रुई बनाते थे, और उसके साथ जो रंगाई का कारखाना है, जो कपड़ों को रंगने का कारखाना है, वो भी था वहां पर। रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधव स्वरूप वक्त को मिला था, अर्थात माधव स्वरूप वक्त जो थे वहां पे उनको देखा, तो वहां पर उनको एक रंगाई का जो कारखाना भी प्राप्त हुआ है। छाल्टी, लीलन है ना, और ऊन कहते हैं, यहाँ सुमेरु से आयात होते थे, अर्थात इस तरह की जो चीजें हैं ये ऊन के, वो सुमेरु पर्वत से वहां पर, सुमेरु जो है क्या नाम से जगह है, वहां से आते थे। शायद सूत उनको निर्यात होता था, अर्थात वो शायद उसको निर्यात करते वहां से भेजते होंगे। या मतलब सामान को भेजना, आया मतलब हमारी ओर से भेजना, निर्यात मतलब मंगवाना। जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप को सदियों प्राप्त हुआ, अर्थात ये मध्य एशिया में और क्या नाम से यूरोप में चीजें जाती रही, पहुंचती रही, सदियों तक इसका काम चलता रहा। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुआ शब्द का भी संभावित प्रयोग हुआ है। मेलुआ ये जो शब्द है ये भी वहां पर देखा गया है। तो आज इतना ही काफी है ना, और बाकी बढ़ रहा है, इसको जब नेक्स्ट मिलेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा पाठ है।